हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो सबसे पहले जो हम चेक कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे आएगा। तो इसके लिए जो है यहाँ मेंशन किया गया है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम की जो स्टेटस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आपका ओवरऑल बैलेंस जो हमने डेराइव किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ओवरऑल बैलेंस जो किसके इक्वल होता था, करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, -15 US मिलियन डॉलर है। कैपिटल अकाउंट का जो है वो क्या आ गया है, 20 मिलियन जो है US डॉलर है। और एरर एंड ओमिशन क्या है, वो है -5 मिलियन US डॉलर। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका जीरो। तो आप कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के अंदर है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब जो है ऐसी सिचुएशन में जो RBI के पास जो ऑफिशियल रिजर्व रखे हुए हैं उसमें आप किसी प्रकार की मूवमेंट जो है वो नहीं देखेंगे। ना RBI जो है ऑफिशियल रिजर्व को सेल करेगा ना परचेज करेगा, ठीक है जी। तो किसी प्रकार का नेगेटिव या पॉजिटिव जो है चेंज उसके अंदर आने वाला नहीं है। तो ये ऐसा किस लिए होता है, इसलिए होता है कि जो भी, इसका मतलब ये नहीं कि जैसा हमने डाटा लिखा वैसे ही होगा, एरर एंड ओमिशन नेगेटिव मिलेगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ जो फ्लो आपके नेगेटिव में होंगे, कुछ फ्लो जो आपके किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। जैसे कुछ आपने पैसा जो है इनफ्लो में आया है, कुछ आउटफ्लो में गया है। तो बैलेंस का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो भी आपका पॉजिटिव बैलेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, नेगेटिव के, या जो नेगेटिव बैलेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, पॉजिटिव के। तो ऐसी सिचुएशन जो हो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ऐसा ना हो, ये आंसर जो है जीरो ना आए, इसकी बजाय क्या आ जाए, कुछ और आ जाए। जैसे मान लेते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हम ऐड करें तो आपका जो आंसर है वो या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर क्या आ जाए, आपका नेगेटिव आंसर आ जाए। जो हमने जो प्रीवियस वीडियोस थे इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एक्चुअल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो किस में आया था, वो प्लस में आया था, 43,000 समथिंग मिलियन जो US मिलियन डॉलर की बात हमने की थी, ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि किस में है, वो डिसइक्विलिब्रियम में है। तो डिसइक्विलिब्रियम कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो जाएगा। या तो डेफिसिट आ जाएगा जब वो माइनस में होगा, और या फिर जो है वो क्या होगा, सरप्लस में होगा जब वो किस में आएगा, पॉजिटिव में जो है आंसर उसका आएगा, ठीक है जी। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं करंट अकाउंट बैलेंस है वो आपका माइनस जो है 25 US मिलियन डॉलर है। कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, 30 US मिलियन डॉलर हो गया। एरर एंड ओमिशन क्या हो गई, +3 US मिलियन डॉलर हो गई। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 33 - 25 कितना आ जाएगा, 8 मिलियन US डॉलर जो है ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में है, सरप्लस में है, ठीक है जी। अगर ये इसका अपोजिट हो, ये माइनस में हो, या ये प्लस में है, ये किस में हो, माइनस में हो, तो ऐसी कंडीशन पे जो ये 8 है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, वो डेफिसिट में आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब ये डेफिसिट में आएगा तो इसके पीछे लॉजिक है, कुछ वेरिएबल्स हैं जो काम कर रहे हैं BOP को सरप्लस या डेफिसिट में लेकर आने के लिए। तो इन आइटम्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, दो कैटेगरी बनाते हैं। एक है ऑटोनोमस आइटम्स और दूसरा जो है वो है अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं कि CBSE जो पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस को अगर आप चेक करेंगे, उनका जो क्वेश्चन बैंक है, या 10 ईयर्स आप लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया है और 99% जिसका आपको रिपीटिशन नज़र आता है जिस क्वेश्चन का, वो आपको यही नज़र आएगा कि ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स जो BOP के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में आप क्या करें, एक डिफरेंस दें, या डिफरेंसेस आप जो है क्या करें, उसको शेयर करें या डिस्कस करें। तो हम जो है क्या करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको एक बार जो है ज़रूर डील करना चाहेंगे और करते हैं। तो सबसे पहले जो है बॉक्स जो है ये एक फोकस जोन जो आपकी बुक से ही लिया गया है। तो वहाँ पे एक जो बॉक्स है इसमें जो है ऑटोनोमस आइटम्स को डिस्कस किया गया है, दूसरे में किसको डिस्कस किया गया है, अकोमोडेटिंग आइटम्स को डिस्कस किया गया है।
ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो आपके करंट अकाउंट से बिलोंग करते हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट आप करते हो या इंपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, ये सभी जो है प्रॉफिट नेचर्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आपको प्रॉफिट के लिए ऐसा करते हैं, किसी को जो है ग्रांट देना है, लेना है, तो उसमें भी आप जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या कर लेते हो, शामिल कर लेते हो। तो ऑटोनोमस आइटम्स जो हैं वो आइटम्स हैं जो प्रॉफिट की कंसिडरेशन की वजह से जो है जनरेट होते हैं, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स का जो है रिलेशन प्रॉफिट के साथ नहीं होता, वो आपकी मजबूरी होती है। जैसे मान लेते हैं आपने इंपोर्ट कर लिया गाड़ियों का और आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो आपने क्या कहा कि उसको जी आप बोरोइंग मान लें और सामने वाले ने आपको जो है पैसा उधार दे दिया, तो वो बोरोइंग आपने प्रॉफिट के लिए नहीं की, बल्कि जो है वो आपकी मजबूरी हो गई थी कि आप टाइम पे जो है पेमेंट नहीं किया, तो वो आपके सर पे जो है एक किस्म से उधार जो है वो आके बैठ गया। या जो ऑफिशियल रिजर्व जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, आरबीआई सेल परचेज करता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो भी आरबीआई का मकसद जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इकोनॉमी के अंदर जो है बैलेंस और पेमेंट को जो है बैलेंस में रखना जो है ये पर्पस होता है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स का मकसद जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट की कंसिडरेशन नहीं है। ऑटोनोमस आइटम्स वो हैं जो बीओपी के अंदर क्या करते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। मतलब आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिए या इंपोर्ट ज़्यादा कर दिए, चाहे वो गुड्स के हों, सर्विसेज के हों, किसी के भी हों, उस कंडीशन में या तो आपका बीओपी क्या आ जाएगा, सरप्लस में आ जाएगा, या किस में आ जाएगा, डेफिसिट में आ जाएगा। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो यही है कि वो आपके इम्बैलेंस को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, बैलेंस को दोबारा से क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। जैसे आरबीआई ने क्या किया, जैसे आपका हमने एग्जांपल लिया था कि आपका हमारा जो है 2017-18 में जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में था, सरप्लस में था। तो आरबीआई ने क्या किया, वो सारा सरप्लस अपने पास एज ए ऑफिशियल रिजर्व में रख लिया, और आरबीआई ने जो ट्रांजेक्शन की उसको हमने माइनस से नोट किया, क्योंकि जब भी आरबीआई ऑफिशियल रिजर्व को मार्केट से उठाता है तो माइनस में हम शो करते हैं, और इकोनॉमी के अंदर डालता है ऑफिशियल रिजर्व को तो उसको हम किस में शो करते हैं, पॉजिटिव के साथ शो करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब भी और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा किस में रहता है, बैलेंस में रहता है। तो ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो यूज़ किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में लेके आने के लिए। तो ये अकोमोडेटिंग आइटम्स का जो है एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है ऑटोनोमस आइटम्स जो होंगे वो करंट अकाउंट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब वो आपको अगर गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है वो आपको बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नजर ना आए, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स जो हैं वो क्लासीफाइड किए जाते हैं अबोव द लाइन आइटम्स इन बीओपी, और जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन जो आइटम्स जो है बीओपी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफरेंट जो अकाउंट्स हम जो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट तैयार करते हैं, तो आखिर इनका बेनिफिट क्या है, आखिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इन टॉपिक्स को करने के बाद। तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपका बीओपी रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, दूसरे देशों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपकी बोरोइंग्स क्या है, आपने दूसरों देशों को कितना पैसा उधार दे रखा है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि आपका अगर लगातार एडवर्स बीओपी है काफ़ी सालों से, तो आप समझेंगे आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी, आपकी जो एक किस्म से जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया के अंदर वो कम हो जाएगी। तो बीओपी आपको एक किस्म से एक इंडिकेशन दे देता है कि आपकी कंडीशन क्या है, दुनिया की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट क्या है, वो स्टेटस आपको जो है पता लग जाता है। नेक्स्ट जो हमें पता लगता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो क्योंकि इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, फैक्टर सर्विसेज हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं, उन सब के बारे में जो है आपको जो है पता लग जाता है कि कितना हमने फैक्टर इनकम फ़ॉरेन से अर्न किया, कितना जो है फ़ॉरेन वालों ने हमसे यहाँ से अर्न किया, वो सब कुछ आपको पता लग जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्टेटस क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की स्टेटस क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें जो है पता लग जाता है। मार्केट पोटेंशियल, मार्केट का हमारा क्या पोटेंशियल है, ठीक है जी, मार्केट का साइज़ क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का साइज़ क्या है, कितना एफडीआई है, कितना एफआईआई है, ठीक है जी, ये सब चीज़ें जो है हमें क्या हो जाएंगी यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता लग जाएगी। मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसी जो हम बनाते हैं, जो गवर्नमेंट का एक मेन टारगेट होता है इकोनॉमी की ग्रोथ एंड सपोर्ट के लिए, तो हमें हमारी इकोनॉमी का अगर एक स्टेटस पता है पूरी दुनिया के सामने कैसा है, हमें एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बारे में पता है, तो हम एग्रीगेट डिमांड को गाइड करने के लिए सही जो है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं जो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट को जो है सपोर्ट करें।
नहीं तो जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कभी भी हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को जो है सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक नेसेसरी कॉन्सेप्ट है, इसके बिना जो है बात बनती नहीं। तो क्या क्या होंगे आप सिंपली जो हेडिंग्स में आंसर दे सकते हैं। हमें फाइनेंशियल स्टेटस का पता लग गया, हमें अपनी मार्केट की पोटेंशियलिटी का पता लग गया, हमें हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, उसका पता लग गया, और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी हम कैसे डिज़ाइन करें उसके बारे में जो है हमें एक बेस तैयार हो गया अगर हम बीओपी को जो है बड़े अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो है शायद हमारा टॉपिक जो है क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब असाइनमेंट है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात की है, इक्विलिब्रियम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जहाँ पे ओवरऑल बैलेंस आपका जीरो आ जाए। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब जीरो ना आए, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस क्या है, तो ये बॉक्स में जो है आपके स्टडी मैटर में गिवन है। ठीक है जी। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, तो इसके बारे में जो है लास्ट में हमने जो हेडिंग्स में जो है डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है वो है, इज राइजिंग रिजर्व ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज साइन ऑफ राइजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, कि अगर हमारे पास जो रिजर्व बढ़ रहे हैं आरबीआई के पास, तो क्या वो हमारी जो प्रोडक्टिविटी का इंक्रीमेंट को शो करते हैं। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी वजह से आया है। अगर मान लेते हैं कैपिटल अकाउंट में हमारी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं और कैपिटल अकाउंट की वजह से क्या हुआ है, हमारा बीओपी सरप्लस में आ गया है, वैसी कंडीशन पे आरबीआई के पास ऑफिशियल रिजर्व तो बढ़ेंगे, लेकिन ये शायद हमारी बोरोइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइबिलिटी को शो करते हैं, तो शायद ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन अगर यही जो है रिजर्व बढ़े हैं ड्यू टू सरप्लस इन करंट अकाउंट, तो शायद हमारी जो है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए। आपको सिंपली लिखना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल रिजर्व जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ डायरेक्टली बिलोंग नहीं करते, और डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से आए हैं। तो आज जो है बस यहीं तक। अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे वो आएंगे आपके इंडियन इकोनॉमी से। तब तक के लिए थैंक यू।